Hello viewers, welcome to your channel Anonymous Banker. As promised, इस वीडियो में कोई एनिमेशंस नहीं रहेंगे, कोई थीम्स नहीं रहेंगे, कोई इफेक्ट्स नहीं रहेंगे. दिस वीडियो जो कुछ इस चैनल में रहेगा वो प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली. ओके, तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है इट वाज रिगार्डिंग लोन्स. हम हर बार सुनते रहते हैं कि दो लोन होते हैं. एक जनरली रिटेल लोन्स होते हैं और दूसरा जो लोन होता है उसे हम कॉरपोरेट लोन्स बोलते हैं, या इसी को ही बिजनेस लोन भी हम बोलते हैं. रिटेल लोन मीन्स क्या होता है? रिटेल लोन मीन्स जैसे होम लोन हो गया, देन कार लोन हो गया, देन मॉर्गेज लोन हो गया, देन और क्या हो सकता है? जैसे कार लोन हो गया, होम लोन हो गया, मॉर्गेज लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, एसेट्रा एसेट्रा. या आप एक पेंशन लोन भी होता है, एक पेंशन लोन भी ले लीजिए. जिसकी पेंशन चालू होती है वो कहता है कि हम मेरे को पेंशन के ऊपर लोन दीजिए, इमरजेंसी कुछ लगने वाला है. ये एक लोन हो गया. दूसरा जो होता है जो कॉर्पोरेट लोन्स होते हैं जिसको हम बिजनेस लोन भी बोलेंगे, वो जनरली क्या क्या होता है मैं बताता हूँ. एक तो होता है वर्किंग कैपिटल लिमिट. वर्किंग कैपिटल लिमिट होता है. दूसरा जो होता है वो हम बोलेंगे इसे टर्म लोन होता है. ये डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे कि ये वर्किंग कैपिटल क्या होता है, टर्म लोन क्या होता है. दूसरा इसके बाद होता है नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स. ओके, तो मैं एग्जैक्टली इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन रिटेल लोन्स एंड कॉर्पोरेट लोन्स. बोलिए, मतलब जो बिजनेस के लिए लोन दिया जाता है, बिजनेस जो कॉर्पोरेट होते हैं उनके लिए, या एमएसएमई बोल दीजिए, जो माइक्रो स्मॉल, ये हो गया माइक्रो स्मॉल मीडियम एंड एंटरप्राइजेस, ऐसे लोगों के लिए जो हम लोन देते हैं. ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है? अगर आप देखेंगे, अगर आप बैंक में जब घर खरीदने के लिए जाते हैं, एक हाउस खरीदना है आपको, तो आप बैंक को बोलते हैं कि हमें होम लोन दीजिए. और वो क्या करते हैं बैंकर, आपको लास्ट 3 साल का आईटीआर मांगते हैं. लास्ट 3 साल का हमको आईटीआर दे दीजिए. और उसी के साथ साथ बेसिक केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स मंगाते हैं. केवाईसी डॉक्यूमेंट्स मीन्स वही जो आधार कार्ड, आधार नंबर होगा, उसके बाद पैन नंबर होगा. ये डेफिनेटली दोनों भी डॉक्यूमेंट्स में मंगाते हैं, भले वो रिटेल लोन हो या फिर वो अपना एमएसएमई लोन हो. लेकिन अगर आप यहाँ नोट करेंगे तो जब होम लोन करते हैं तो वो ये देखते हैं कि आपका एग्जिस्टिंग कैश फ्लो क्या है. एग्जिस्टिंग कैश फ्लो मतलब लास्ट 3 सालों में, लास्ट 3 ईयर में आप क्या आप इनकम जनरेट कर रहे हैं, कि ऑलरेडी इनकम इतना है तो इससे ज़्यादा ईएमआई वाला वो आपको लोन नहीं देंगे. बताता हूँ, समझिए एक जगह पे आप रिटेल लोन रख लीजिए, जैसे होम लोन, ये वो हो गया. दूसरी जगह पे बिजनेस लोन रख लीजिए. ओके, तो यहाँ क्या होता है कि देखा जाता है कि आपका एग्जिस्टिंग इनकम कितना है. अगर आप समझिए साल में 10 लाख कमा रहे हैं तो 10 लाख के हिसाब से ही वो आपको लोन कंपोनेंट देंगे, लोन कंपोनेंट फिक्स कर देंगे. वाइस वर्सा इसमें क्या हो जाता है बिजनेस लोन में कि प्रपोज्ड इनकम देखा जाता है. प्रपोज्ड इनकम मतलब फ्यूचर में आप क्या इनकम करेंगे. और एक डिफरेंस फिर बता देता हूँ. मतलब रिटेल लोन में क्या होता है कि आप लोन लेने के बाद जो एसेट बनाने वाले हो, जैसे होम बनाने वाले हो या कार बनाने वाले हो, तो यहाँ से कुछ इनकम जनरेट नहीं करने वाले हो. वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए है, फॉर सेल्फ कंजम्पशन है ना. तो इस वजह से यहाँ से कुछ इनकम नहीं आने वाला है, इसलिए आपके पास्ट इनकम पे ही भरोसा किया जाता है और आपको लोन दिया जाता है. लेकिन एमएसएमई या कॉर्पोरेट लोन अगर आप देखेंगे तो उस केस में ये आपका जो एसेट बनने वाला है लोन लेने के बाद जो एसेट बनने वाला है, एग्जांपल फैक्ट्री का लैंड एंड बिल्डिंग बन रहा है या प्लांट एंड मशीनरी बन रहा है, इससे ही आप क्या करने वाले हैं, इनकम जनरेट करने वाले हैं. और इस इनकम जनरेशन से आप ईएमआई जो है उसका वो रिपेमेंट करने वाले हैं. अब देखिए, अगर आपका रिटेल लोन में अगर आपका 3 साल का इनकम हमको पता है, इनकम 3 ईयर का अगर हमको इनकम पता है तो हम कुछ चेंज कर ही नहीं सकते हैं, नो चेंज. तो आपका फिक्स हो जाता है कि आपका एलिजिबिलिटी इतना ही है, इससे ज़्यादा हम जाएंगे नहीं. जैसे अगर समझो आप 1 लाख कमाते हैं महीने में, तो 30,000 समझो, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 30,000 माइनस कर दिया तो 70,000 बचा. तो बैंक बोलता है 70,000 ईएमआई भरने के काबिल है, तो उसको हम ऑन एन एवरेज जो लोन है वो 70 लाख तक का दे देंगे.
इस तरह। लेकिन एमएसएमई लोन में क्या हो जाता है, एमएसएमई लोन में, एमएसएमई का जब आप लोन देते हो, समझो एक रुपये में टर्म लोन देते हो, तो एमएसएमई लोन दे रहे मतलब आप खुद बोल रहे हो कि सर लोन दो, फिर उसके बाद में मशीन लगाऊंगा और फिर उसके बाद में कैश फ्लो जनरेट होगा। तो इसका मतलब आपके पास प्रोजेक्शंस है, ये मैं बाद में बताऊंगा प्रोजेक्शंस क्या होता है। प्रोजेक्शन मतलब फ्यूचर में आप एग्जाम ये कर रहे हैं, फ्यूचर में मेरा इतना इनकम रहेगा, आप एक गेस कर रहे हो, और उस गेस को बैंकर क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। उनका भी एक अलग से टीम होता है, वो एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है इतना तो कमा ही लेगा, और उस बेसिस पे ईएमआई और लोन अमाउंट फिक्स होता है। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है, जिसे मैं बता ही देता हूँ। एक समझो छोटा सा कोई माइक्रो बिजनेसमैन है, छोटा वाला बिजनेसमैन है। अब वो आईटीआर फाइल कर रहा है, कितना आईटीआर फाइल कर रहा है हर साल का, समझो 10 लाख, ठीक है। तो वो क्या सोचता है कि मुझे 10 लाख है, तो 10 लाख में से तो 4 लाख बैंक काट देगा कि यार इसको खाने पीने को लगने वाला है, तो बचा हुआ 6 लाख का ही मैं साल भर में ईएमआई भर सकता हूँ। 6 साल भर में ईएमआई भर सकता है, इसका मतलब 50,000 पर मंथ में भर सकता हूँ। अगर 50,000 पर मंथ भरता है तो अप्रॉक्सीमेटली इसे 50 लाख से ज़्यादा लोन नहीं मिलेगा, और वो भी घर खरीदने के लिए मिलेगा, कार के लिए मिलेगा, मॉर्गेज लोन मिलेगा, ये सब मिल सकता है ना। लेकिन जब बिजनेसमैन को एक्चुअल में जब पता चलता है कि उसको आईटीआर की ज़रूरत ही नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, वो बैंकर को जाके बोल सकता है कि सर ये लैंड एंड बिल्डिंग के लिए मेरे को 1 करोड़ लग रहा है, एंड मशीन लगाने के लिए मुझे 2 करोड़ लग रहे हैं, तो हो गए 3 करोड़। तो बैंक क्या करता है, इस 3 करोड़ का 75%, मतलब कितना, 75, 150 जो कुछ समझो 200, तो 2 करोड़ का वो 2 करोड़ का लोन दे देंगे, और बोलेंगे कि ऊपर का जो 1 करोड़ है आप मार्जिन बोल के लाइए। और जब ये मशीन लग जाएगी, ये जब 3 करोड़ का मशीन जब लग जाएगी, फिर इससे जो आप इनकम जनरेट करेंगे, उस इनकम जनरेशन पे आप ईएमआई भर देना, है ना, रिपे करना। दैट मीन्स भले ही आपका इनकम 50,000 पर मंथ है, स्टिल आप एमएसएमई लोन आपके फ्यूचर इनकम के बेसिस पे ले सकते हैं। तो मैं अगर अपना जो सब्जेक्ट है उसका अगर मैं एक जिस्ट बताऊं, तो रिटेल जो लोन है और यहाँ पे एक एमएसएमई लोन है। यहाँ पे आपके एग्जिस्टिंग कैश फ्लो देखकर आपका एलिजिबिलिटी फिक्स हो चुकी है, एलिजिबिलिटी फिक्स है। लेकिन एमएसएमई में आप प्रोजेक्शंस दे सकते हैं, और उस प्रोजेक्शंस के बेसिस पे हम ईएमआई और आपका रीपेमेंट फिक्स कर सकते हैं। तो जितना बड़ा आप प्रोजेक्शन करेंगे कि सर मैं 3 करोड़ का सेल करने वाला हूँ, अगर ऐसा बोल देते हो, और उस मशीन से सच में ही अगर वो पॉसिबल है प्रोडक्शन करना और सेल करना, तो बैंक को उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है, और उस बेसिस पे ही आपका लोन कंपोनेंट भी, लोन जो है आपका 5 करोड़ 3 करोड़ कुछ भी हो सकता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, इस टॉपिक से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आपके एग्जिस्टिंग इनकम पे रिटेल लोन्स होते हैं, और अगर आपको कुछ बिजनेस करना है, बड़ा बिजनेस करना है, बिग बिजनेस करना है, तो आपको एग्जिस्टिंग कैश फ्लो की ज़रूरत नहीं है फॉर टेकिंग लोन्स। लोन के लिए ज़रूरी नहीं है। डेफिनेटली आपको बैंक को सेटिस्फाइड करवाना पड़ेगा कि मेरा जो सेल है वो होगा ही होगा, पॉसिबल है। मैं टेक्निकली साउंड हूँ प्रोडक्शन करने के लिए, टेक्निकली साउंड हूँ, देन मेरे प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट है, और जब लोन देंगी बैंक तो आपको बोलेगी मार्जिन लाने के लिए, तो मेरे पास मार्जिन लाने के लिए भी सोर्स है। जब आप ये सब बैंक को सेटिस्फाइड करवा देंगे तो बैंक डेफिनेटली आपके फ्यूचर प्रोजेक्शंस के बेसिस पे फ्यूचर इनकम, आप बोल सकते हैं मेरा 5 करोड़ का इनकम होने वाला है, कि 10 करोड़ का मेरा सेल होने वाला है, 5 करोड़ का मेरा खर्चा रहेगा, 5 करोड़ का मेरा प्रॉफिट रहने वाला है, तो इस बेसिस पे भी बैंक आपको लोन दे देंगे। तो जो छोटे बिजनेसमैन से, स्मॉल जो बिजनेसमैन है, बिजनेसेस है, वो लोन डेफिनेटली ले सकते हैं, डेफिनेटली अवेल कर सकते हैं, इवन इफ उनका जो
ITRs हैं, एग्जिस्टिंग जो ITR है लास्ट 3-2 साल के, वो अगर कम भी है तो, स्मॉल भी है तो भी आप ले सकते हैं। तो अगर आपके पास प्लान है, आपके पास प्रोडक्ट है, आपको पास मार्केट है, आपके पास टेक्निकल नॉलेज है, आपके पास टीम है, तो डेफिनेटली आप बैंक को अप्रोच कर सकते हैं फॉर ग्रोइंग योर ड्रीम, तो आज का यही मेरा एक सब्जेक्ट था। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर watching again your channel Anonymous Banker. Be ready for the next video. Thank you.